हेलो फ्रेंड्स, मैं राज गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी करियर पर स्वागत करता हूं। आज है 24 जनवरी और आज हम देखेंगे 24 जनवरी 2023 से जितने भी करेंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताऊंगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देर के हुए शुरू करते हैं। आज के करेंट अफेयर्स का हमारा पहला पॉइंट है, देश में रिकॉर्ड 5,000 लाख टन से अधिक गन्ने का उत्पादन। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक वर्ष 2021-22 सीजन के दौरान देश में रिकॉर्ड 5,000 लाख टन से अधिक गन्ने का उत्पादन हुआ है। भारत जो है गन्ना उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता वाला देश बन चुका है, जबकि भारत चीनी निर्यातक में विश्व में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन चुका है। चीनी निर्यातक में पहला स्थान ब्राजील के आता है और ब्राजील के बाद चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है भारत। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है दुनिया का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है भारत और भारत में सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में होता है, जबकि दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र में होता है। वर्ष 2022 के रिपोर्ट के अनुसार चीनी उत्पादन में प्रथम राज्य है महाराष्ट्र और सेकंड राज्य है उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, आपको ये दोनों पॉइंट भी याद रखना है कि गन्ना उत्पादन में भारत में प्रथम राज्य है उत्तर प्रदेश और सेकंड पे है महाराष्ट्र, जबकि चीनी उत्पादन में 2022 के रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र है और सेकंड स्थान पे उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट है, B20 की बैठक में जलवायु परिवर्तन वैश्विक डिजिटल सहयोग पर मंथन। अभी हाल ही में जो है गुजरात के गांधीनगर में B20 यानी कि बिजनेस 20 की पहली बैठक शुरू हुई। यह जो बैठक है वह 3 दिवसीय बैठक है और यह बैठक का आयोजन जो है गांधीनगर के महात्मा मंदिर में किया जाएगा और इस बैठक में भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत भी हिस्सा लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि भारत के G20 शेरपा कौन है, तो अमिताभ कांत। और बिजनेस 20 सम्मेलन का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया, तो गुजरात के गांधीनगर में। इसके अलावा आपको याद रखना है यूथ 20 या Y20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो यूथ 20 या Y20 समूह की पहली बैठक जो है 6 से 8 फरवरी तक असम के गुवाहाटी में होगा। Y20 मतलब होता है यूथ 20। यह एक ऐसा मंच है जो युवाओं को G20 प्राथमिकताओं पर अपने दृष्टिकोण और विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है Y20 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो गुवाहाटी में 6 से 8 फरवरी तक। और बिजनेस 20 B20 का आयोजन जो है गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आगामी बजट में यानी कि बजट 2023-24 में ग्रामीण विकास के लिए 10% अधिक आवंटन के उम्मीद। अभी वर्तमान में गांव की आबादी 60% है, जबकि अर्थव्यवस्था में ग्रामीण खपत का सिर्फ 30% योगदान है। चालू वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में ग्रामीण विकास के लिए 1,35,944 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, जो कि वर्ष 2021-22 के संशोधित बजट अनुमान से 11% कम था। सूत्रों के मुताबिक जो है आगामी बजट में ग्रामीण विकास के लिए 10% अधिक आवंटन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ग्रामीण विकास के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, तो 1,35,944 करोड़ रुपए। और इस वर्ष जो है बजट 2023-24 में ग्रामीण विकास के लिए कितने परसेंट अधिक का अनुमान लगाया गया है, तो 10%। नेक्स्ट पॉइंट है, तीवा जनजाति के मेले में सदियों से हो रहा है नगदी रहित लेन देन। नगदी रहित का मतलब होता है बिना नगद का। जैसे पहले प्राचीन समय में वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, उसी प्रकार से तो तीवा जनजाति के जो मेला है उसमें आज भी जो है नगदी रहित लेन देन होता है। अभी भी तीवा जनजाति द्वारा अपने वार्षिक व्यापार मेले में 5 सदियों से इस प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली का। 3 दिवसीय जोनबिल मेला
में सामानों की खरीद और बिक्री के लिए धन के उपयोग के बजाय सदियों पुरानी वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जॉनविल मेला का संबंध किस जनजाति से है, तो तीवा जनजाति से, और इस मेले में जो है वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित है। और इस मेले को इतिहासकार 15वीं शताब्दी का मेला बताते हैं। आइए जानते हैं जॉनविल मेला उत्सव क्या है। जॉन चंद्रमा के लिए प्रयुक्त होने वाला एक असमिया शब्द है और बिल का अर्थ होता है आर्द्रभूमि या झील, यानी कि इस त्योहार का मतलब होता है जॉनविल झील। जॉनविल मेला माघ बिहू आमतौर पर कटाई के मौसम के अंत के दौरान तीवा समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक 3 दिवसीय सामुदायिक मेला है जो 500 से अधिक वर्षों से चला आ रहा है। यह हर साल जो है जनवरी के मध्य में दियांग बेलूरी, जॉनविल और असम के मोरीगांव जिले में आयोजित किया जाता है। जॉनविल मेला भारत का इकलौता ऐसा मेला है जो किसी वस्तु विनिमय प्रणाली पर काम करता है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है जॉनविल मेला का संबंध किस जनजाति से है, तो तीवा जनजाति से, और यह असम में आयोजित किया जाता है और यह एक इकलौता ऐसा मेला है जो वस्तु विनिमय प्रणाली से संबंधित है। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है गोवा तट पर नौसैनिक अभ्यास। अभी हाल ही में जो है गोवा अपतटीय क्षेत्र में भारत फ्रांस नौसैन्य अभ्यास बरून का आयोजन किया गया। यह जो बरून सैन्य अभ्यास है वह गोवा के पणजी में 16 जनवरी को शुरू हुआ था और यह बरून सैन्य अभ्यास का जो आयोजन होता है हर साल भारत और फ्रांस के नौसेना के बीच होता है। तो फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में गोवा के पणजी में आयोजित बरून सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ, तो भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच। नेक्स्ट पॉइंट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ और उनका निधन 18 अगस्त 1945 को हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिए गए प्रमुख नारा है जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है ओडिशा के कटक में हुआ था। वर्ष 1928 में जब भारत में साइमन कमीशन आया था तो कांग्रेस ने उसे काले झंडे दिखाए थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने साइमन कमीशन के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कोलकाता में किया था। वर्ष 1938 में महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के 91वें वार्षिक अधिवेशन में गांधी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष पद के लिए चुना था और अपने इस अध्यक्षीय कार्यकाल में सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग की स्थापना किया था। 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक पार्टी की स्थापना की और क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू की। अंग्रेज सरकार ने सुभाष चंद्र बोस सहित फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी नेताओं को कैद कर लिया और नजरबंदी से निकलने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने 16 जनवरी 1941 को पुलिस को चकमा देते हुए पठान मोहम्मद जियाउद्दीन के भेष में अपने घर से निकले और धनबाद जिले के गोमो रेलवे स्टेशन से फ्रंटियर मेल पकड़कर वे पेशावर पहुंच गए। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गोमो रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन रखा गया। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना किया। इसके अलावा 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया, तो 21 अक्टूबर 1943 को। और भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आज़ाद हिंद रेडियो का गठन किसने किया, तो सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ किया, तो जर्मनी के बर्लिन में। और हाल ही में धनबाद के गोमो रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन। और 3 मई
1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था और सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस यानी कि 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 11 बच्चों को प्रदान करेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के 11 बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 प्रदान की। यह पुरस्कार जो है 5 साल से 18 साल तक के बच्चों को कला एवं संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, शिक्षा, सामाजिक सेवा और खेल क्षेत्र में उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है जो राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने योग्य है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया, तो 11 बच्चों को। और यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है चुनाव में आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग और निष्पक्षता पर आज से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। भारत निर्वाचन आयोग चुनाव में आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग और मतदान की निष्पक्षता के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग और मतदान की निष्पक्षता के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा, तो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है कुनला बूथ विदित स्वर्ण और अंशयंग बने इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। कुनला बूथ ने पुरुष एकल फाइनल में 2 बार के विश्व चैंपियन और ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेल्सन को, जबकि युवा खिलाड़ी अंशयंग ने महिला एकल फाइनल में 2 बार के विश्व चैंपियन अकाने यामागुची को पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए उन्हें मात दी। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का विजेता पुरुष वर्ग में कौन रहा, तो कुनला बूथ, और महिला वर्ग में विजेता कौन रही, तो अंशयंग। आप स्क्रीन पे पिक में देख सकते हैं, ये है अंशयंग जो कि इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल विजेता रही, जबकि पुरुष एकल विजेता थाईलैंड के कुनला ब्रीत रहा। नेक्स्ट पॉइंट है वैश्विक अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर देगा माउंट मेरापी ज्वालामुखी का विस्फोट। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इंडोनेशिया के तट पर स्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी में तेज विस्फोट की स्थिति को देखकर दुनिया को होने वाले नुकसान का अनुमान लगाया है। यह जो माउंट मेरापी ज्वालामुखी है वह सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। यह जो ज्वालामुखी है वह 9000 फीट की ऊंचाई पे है और इस ज्वालामुखी के विस्फोट से मलक्का जल डमरू मध्य पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाएगा, क्योंकि माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो है मलक्का जल डमरू मध्य से 201 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। इस मलक्का जल डमरू मध्य से 40% वैश्विक व्यापार होता है, जो कि विस्फोट होने के बाद इस जलमार्ग को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। 2.51 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है वैश्विक अर्थव्यवस्था को इस ज्वालामुखी के विस्फोट से। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब कर ले, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो साथियों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।